हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं। वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। ओके, यानी कि डायरेक्ट ये मैकेनिज़्म नहीं है, बट इनडायरेक्टली कैसे ये प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो चलिए देखते हैं। यस, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2। यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, बट hence the plant have system in place that ensure the availability of oxygen। तो प्लांट अपने के पास में सिस्टम होता है कि वो अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को इंश्योर कर सके कि उसके पास ऑक्सीजन है कि नहीं है। प्लांट अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स फॉर दिस पर्पस। जैसे एनिमल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि उनके पास में स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे पास में एल्वेलाई, जो एल्वेलाई प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर, वो इन्वॉल्व होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। पर प्लांट्स के अंदर ऐसे स्पेसिफिक कोई मैकेनिज़्म नहीं है। उनके पास में स्टोमेटा और लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। There are several reasons why plants can get along without respiratory organs। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसके वजह से बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के भी प्लांट में वर्क होता है। कैसे? फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। हमारे बॉडी में क्या होता है कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। तो हमारी पूरी बॉडी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्रिएट करने के लिए क्या होता है, जो लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, है ना, और वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। प्लांट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ईच प्लांट पार्ट जो होगा वो अपने अपने गैसेस एक्सचेंज का खुद ध्यान रखता है, वो दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं करता। देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। यानी कि बहुत कम अमाउंट ऑफ जो गैसेस ट्रांसफ़र होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, नहीं तो हर पार्ट अपने गैसेस एक्सचेंज का खुद ध्यान रखता है। सेकंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट अ ग्रेट डिमांड ऑफ गैस एक्सचेंज। दूसरा ये कि प्लांट को इतना ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा, ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फॉर लोअर देन द एनिमल डू। जैसे कि इसका एग्जांपल ये बता रहे हैं कि अगर रूट की बात करें, स्टेम, लीव्स, तो ये बहुत कम अमाउंट ऑफ इनको जो गैसेस है उनकी ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल, ठीक है। तो इसीलिए ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर। Each leaf is well adapted to take care of its own needs during this period। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कि जो हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हर लीव होती है, ईच लीफ जो है वो इतना एडेप्ट हो चुकी होती है कि वो अपने गैस एक्सचेंज का, वो अपनी नीड्स का खुद ध्यान रख सकती है, ठीक है। तो वो अपनी गैस एक्सचेंज खुद से करती है। When cells photosynthesize, availability of oxygen is not a problem in these cells since oxygen is released within the cell। अब जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज़ होती जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए क्यों प्लांट में इतना ज़्यादा ब्रीदिंग को लेके प्रॉब्लम नहीं है। पहला हमने पढ़ा कि प्लांट का हर पार्ट अपने गैस एक्सचेंज का खुद ध्यान रखता है। दूसरा, प्लांट के पास ज़्यादा डिमांड नहीं होती गैस एक्सचेंज की, ठीक है। चलो आइए आगे देखते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है। थर्ड, द डिस्टेंस दैट द गैसेस मस्ट डिफ्यूजेस इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज़ नॉट ग्रेट। अब तीसरी चीज़ क्या है कि गैस एक्सचेंज के लिए जो डिस्टेंस चाहिए कि जहाँ तक गैस एक्सचेंज हो सकता है, तो इतना ज़्यादा वो डिस्टेंस ही नहीं होता कि उसको जाने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज़ लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द प्लांट, ठीक है।
ईच लिविंग सेल इन द प्लांट, हर जो लिविंग सेल है वो ज़्यादातर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज़ ट्रू फॉर लीव्स, दिस इज़ ट्रू फॉर लीव्स। यू मे आस्क बट वॉट अबाउट थिक वुडी स्टेम और रूट्स। अब ये पूछ सकते हैं आप कि अगर ये बात हम कर रहे हैं कि सरफेस पे सेल्स, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो कहाँ पे होगा, लीव्स की बात कर रहे हो। पर अगर वुड की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो वहाँ पे क्या होता है। तो इन स्टेम में अगर बात करें, द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। तो स्टेम्स के अंदर क्या होता है, जो लिविंग सेल्स है वो बहुत ही थिन लेयर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, बीनीथ द बार्क के जस्ट नीचे एक थिन लेयर में प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग, जिसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेंटिसेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डार्क एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। जो अंदर वाले जो सेल्स होते हैं स्टेम के अंदर, जो कोर में प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। दीज सेल्स आर डेड इट मीन्स इनका कोई, ये एक तरह से मरे हुए सेल्स होते हैं, तो इनका कोई लिविंग फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। दस मोस्ट सेल्स ऑफ ए प्लांट हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, प्लांट के ज़्यादातर जो सेल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सरफेस पे प्रेजेंट है। यानी कि उनका कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि एयर के कांटेक्ट में होगा। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द loose packing of parenchyma cells in leaves, stem and roots, which provide the interconnected network of air spaces, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि लूज पैकिंग जो प्रेजेंट होती है पेरेनकाइमा सेल्स में, लूज पैकिंग होती है। लूज पैकिंग का मतलब क्या होगा, जस्ट अ मिनट। लूज पैकिंग का मतलब क्या होगा, जो सेल्स होंगे आपस में प्रेजेंट होंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा गैप होगा, थोड़ा थोड़ा गैप होगा, ठीक है। तो ये लूज पैकिंग की वजह से क्या होगा, ये जो गैप क्रिएट हुआ, ये हमें क्या करेगा, ये हमारे गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो ये गैप क्रिएट होगा, ये किस में हेल्प करेगा, एयर के एक्सचेंज में, कि यहाँ से एयर आसानी से पास हो सकती है, ठीक है। Okay, so the complete combustion of glucose, which produces carbon dioxide, water as the end product, yield energy, most of which is given out as heat, ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्शन है जो कि क्या बता रही है, ये C6H12O6 जो कि हमारा क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, 6O2 के प्रेजेंस में, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें क्या मिलता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलता है, ठीक है। जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा, प्लस हमारे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगी, एज ए हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। तो इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर। अब जो भी ये एनर्जी है रिलीज जो हुई है, ये क्या काम आएगी हमारे, ये यूटिलाइज होगी ताकि जो भी हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, उसको पूरा कर सके। द स्ट्रेटेजी दैट द प्लांट सेल यूजेस इज टू catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as the heat, ठीक है। अब ये प्रोसेस अगर एक स्टेप में अगर ऐसे हो जाता है, तो सारी की सारी एनर्जी, इतनी एनर्जी निकलेगी कि उसको तुम पूरे को स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए
जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है सारी की सारी हीट फॉर्म में नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी स्टोर की कर ली जाती है। द की इज़ टू ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज़ नॉट ए वन स्टेप प्रोसेस? क्यों ये एक स्टेप प्रोसेस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर एक स्टेप प्रोसेस होगा तो सारी एनर्जी एज ए हीट निकल जाएगी। तो द की क्या होता है यहाँ पे? की इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो ये है कि ये जो साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस की, उसको कैसा है वो है मल्टी स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हो कह रहा है द की इज़ टू ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप, इनेबलिंग सम स्टेप्स टू बी जस्ट लार्ज इनफ सच दैट द एनर्जी रिलीज्ड कैन बी कपल टू ATP सिंथेसिस। ठीक है, तो कुछ जो स्टेप्स होते हैं वो इतने बड़े हैं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या होता है, वो स्टेप्स कपल होते हैं ATP के सिंथेसिस के, यानी कि उस स्टेप के अंदर ATP का सिंथेसिस होगा। हाउ दिस इज़ डन इज़ इसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। अब वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में पढ़ेंगे कि कैसे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में पर्टिकुलर स्टेप के अंदर ATP की आवश्यकता होती है और पर्टिकुलर स्टेप के अंदर ATP रिलीज होते हैं। During the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide and water and the energy is released as the प्रोडक्ट। ठीक है, तो होता क्या है कि इस प्रोसेस में ओवरऑल ये है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो रहे हैं। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, okay, but some cells live where oxygen may or may not be available। ठीक है, पर कुछ सेल्स जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन अवेलेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन वेयर ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल? क्या आपको कुछ ऐसे पता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होती है? तो दे आर सफिशेंट रीज़न टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लेनेट, जो भी फर्स्ट सेल हमारे प्लेनेट पे आया था वो कैसा था? विच लैक द ऑक्सीजन, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट था। इवन अमंग प्रेजेंट डे अगर हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें अभी के, वी नो ऑफ सेवरल दैट आर एडेप्टेड टू द एनारोबिक कंडीशन। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन ही फॉलो करते हैं, यानी कि उनको अपने जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द फैकल्टेटिव anaerobes, while the requirement of anaerobic condition is the obligate. So there are two words here, one is obligate and second is the facultative. Obligate means it is totally dependent on the anaerobic respiration। ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन पे ही डिपेंड करेंगे। फैकल्टेटिव का मतलब वो एनारोबिक कर सकते हैं बट वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। फैकल्टेटिव में कि वो दूसरी कंडीशन में भी, एरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। इन एनी केस all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize the glucose without the help of oxygen. The breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों कंडीशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हो सकती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। बट आगे अगर पायरुविक एसिड से क्रैब साइकिल में एंटर करना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, फर्दर हम क्रैब साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे स्विच करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।